Hello, students. Today we are going to learn about the Great Mauryan Empire. लेकिन मौर्यन एम्पायर की कहानी को पढ़ने से पहले हम चाणक्य की कहानी पढ़ेंगे। चाणक्य जो थे वो नंद रूलर्स जो थे मगध के, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। जब चाणक्य के साथ जब नंद किंग ने जो है दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने शपथ ली थी, ही वॉट दैट ही विल डिस्ट्रॉय हिज किंगडम। ओके, कि वो उसके किंगडम का नाश कर देंगे। एक बार वो विंध्य के जंगलों से होकर गुजर रहे थे। वहां पर उन्होंने यंग चंद्रगुप्त को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। इस गेम में चंद्रगुप्त जो थे वो राजा होने के का नाटक कर रहे थे, और उन लड़कों में से एक को जो है न्याय दे रहे थे, जो कि विक्टिम का रोल कर रहा था। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के सेंस ऑफ जस्टिस से काफी इम्प्रेस्ड हुए। जिस तरीके से चंद्रगुप्त न्याय कर रहे थे उस बच्चों के नाटक में, उससे चाणक्य जो है वो काफी इम्प्रेस्ड हुए। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त की माँ से उसके बारे में पूछा। उसकी माँ ने जो है उनकी माँ चंद्रगुप्त की माँ ने जो है चाणक्य को बताया कि उसके पिताजी जो थे वो नंद किंग के दरबार में काम किया करते थे। किसी गलती की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। तो भाई चाणक्य ने क्या किया, तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त की माँ से जो है परमिशन ली, और फिर चंद्रगुप्त को उन्होंने तैयार किया एक महान योद्धा के रूप में, जिसने बाद में नंद किंग को हराया युद्ध में और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ चाणक्य। मौर्यन एम्पायर जो था वो इंडिया की हिस्ट्री में पहला मेजर एम्पायर था। पहला जो है मेजर कह सकते हैं साम्राज्य था, जो कि 322 बिफोर कॉमन एरा से लेके 185 बिफोर कॉमन एरा तक ये साम्राज्य जो है वो रहा। और पाटलिपुत्रा जो थी वो इस एम्पायर की राजधानी थी। पाटलिपुत्रा इस एम्पायर का कैपिटल था। इस डायनेस्टी में, डायनेस्टी मतलब क्या हो जाता है, खानदान आप कह दीजिए, वंश कह दीजिए। तो इस चंद्रगुप्त के या मौर्यन डायनेस्टी में जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। और ये साम्राज्य जो है अशोका के समय में अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था, अपनी पीक तक पहुंच चुका था। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, यानी कि इन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। उस समय में मगध जो था उस पर नंद वंश का, नंद डायनेस्टी का शासन था। लेकिन लोग जो थे वो नंद रूलर्स से खुश नहीं थे, वो जो है नंद डायनेस्टी के रूल से खुश नहीं थे। ऐसे में चंद्रगुप्त ने जो है चाणक्य की मदद से मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। अब चूंकि लोग जो थे वो नंद किंग के शासन से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त का अपने नए किंग के तौर पर, अपने नए राजा के तौर पर स्वागत किया। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में, चंद्रगुप्त के दरबार में वो चीफ मिनिस्टर बने, यानी कि वो प्रमुख जो थे मिनिस्टर थे। यानी कि चंद्रगुप्त कोई भी काम अगर करेगा तो चाणक्य की सलाह से करेगा, राइट। चंद्रगुप्त ने पहले अपना पावर जो है वो मगध में स्टैब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है इंडिया का, उस पे कब्जा करने का जो है डिसीजन लिया, उसको कॉन्कर करने का जो है डिसाइड किया। उस समय में पंजाब पर जो है सेल्यूकस का शासन था, जो कि अपने एम्पायर को इंडिया में फैलाना चाहता था, एक्सटेंड करना चाहता था। काफी लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त जो थे वो सेल्यूकस को हराने में सफल रहे 305 बिफोर कॉमन एरा में, और फिर उन्होंने जो है पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा इंडस रिवर या सिंधु नदी के पार का जो पूरा क्षेत्र था उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सेल्यूकस के साथ जो पीस एग्रीमेंट हुआ चंद्रगुप्त का, पीस एग्रीमेंट यानी कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद शांति की बात होती है ना, पीस की बात होती है। तो जो पीस एग्रीमेंट हुआ सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसके तहत जो है उन्हें काबुल, गंधार और पर्शिया का कुछ हिस्सा भी मिला। बाय द वे, सेल्यूकस की कहानी भी आप जान लीजिए कि अलेक्जेंडर जो कि यमन का राजा था, उसने इंडिया को इन्वेड किया था 326 बिफोर कॉमन एरा में। लेकिन विद्रोह की वजह से, अनरेस्ट की वजह से वो जो है आगे नहीं बढ़ पाया, और वो 323 बिफोर कॉमन एरा में वो मर गया।
तो उसके जो गवर्नर्स थे उन्होंने पंजाब के किंगडम पे शासन किया, और सेल्यूकस जो है वो अलेक्जेंडर का ऐसा ही एक गवर्नर था, जिसको कि किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और उसको हराने के बाद पीस एग्रीमेंट में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? तो काबुल, गांधार, मॉडर्न डे कांधार आप उसको समझिए, पाकिस्तान में है, और इसके अलावा जो है पर्सिया के हिस्से भी मिले। तो इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त जो है वो एक बड़े साम्राज्य का मालिक बन चुका था, राइट। वो जो है नॉर्दर्न इंडिया का, चंद्रगुप्त जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन चुके थे। अनडिस्प्यूटेड मतलब कि उनके शासन पर कोई भी हंगामा करने वाला, कोई भी डिस्प्यूट करने वाला नहीं था। उनका फेम जो था, उनकी लोकप्रियता जो थी वो इतनी विस्तृत थी, इतनी वाइड स्प्रेड थी कि दूर दूर के किंगडम्स से भी जो है रूलर्स अपने एनवॉयज को उनके कोर्ट में भेजते थे, यानी कि अपने दूत को उनके दरबार में भेजते थे। चंद्रगुप्त ने जो है सेंट्रल इंडिया के हिस्सों पर भी जो है कब्जा किया, उनको भी कॉन्कर किया, और नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी किंगडम्स थे उन सभी को उन्होंने जो है यूनाइट किया मौर्यन रूल के अंदर। 25 ईयर्स तक रूल करने के बाद वो जो है एक जैन सन्यासी बन गए, जैन एसेटिक बन गए, और फिर अपनी गद्दी उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के लिए छोड़ दी। तो ये बिंदुसार हुए। बिंदुसार का जो रेन है वो है 298 टू 273 बिफोर कॉमन एरा। बिंदुसार ने मौर्यन एम्पायर को दक्षिण की तरफ बढ़ाया, इंडियन पेनिनसुला में मैसूर तक। उन्होंने जो है 16 स्मॉल किंगडम्स को कॉन्कर किया, जीता, और इस तरीके से उन्होंने अपने पिता के एम्पायर को और आगे बढ़ाया। एकमात्र रीजन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रह गया तो वो था कलिंगा, उड़ीसा जो है प्रेजेंट डे, और इसके अलावा जो एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडियन पेनिनसुला के जो किंगडम्स थे, यानी कि बिल्कुल दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया के बिल्कुल लास्ट वाले किंगडम्स, ये क्षेत्र केवल छूट गए थे बिंदुसार से। अब चूंकि ये सदर्न किंगडम्स जो थे वो फ्रेंडली थे मौर्यन एम्पायर के प्रति, उनका दोस्ताना जो है संबंध था, तो इसलिए बिंदुसार को उनको कंकर करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बिंदुसार ने जो है उन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन कलिंगा का जो किंगडम था वो मौर्यन एम्पायर के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ था। अब बिंदुसार के बाद आगे गद्दी पर कौन बैठे? तो अशोका। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोका जो था वो पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठे। अब वो जो है सभी मौर्यन किंग्स में सबसे अधिक फेमस रहे थे। मौर्यन एम्पायर अशोका के शासनकाल में अपने पीक पर पहुंच गया, बिल्कुल अपने शिखर पर पहुंच गया। अब बिगिनिंग में उन्होंने जो है एम्पायर के विस्तार की या एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो की, अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स की तरह ही। उन्होंने कलिंगा पर आक्रमण किया और एक बहुत ही भयानक लड़ाई के बाद, फियर्स बैटल के बाद इसको जीत लिया। इस बैटल में हजारों सिपाही दोनों तरफ से मारे गए। ये जो रक्तपात हुआ, ब्लडशेड हुआ, इसने अशोक के हृदय को बदल दिया। वॉर ऑफ कलिंगा या कलिंगा का युद्ध जो है वो अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने शपथ ली, वाउड, कि वो जो है भविष्य में कोई भी युद्ध अब नहीं लड़ेंगे। इनिशियली शुरू में अशोका जो थे वो एक वैदिक हिंदू थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद, वॉर के बाद, वो बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए। उन्होंने अपने एम्पायर को मेंटेन किया जो कि उन्होंने अपने पिता से इनहेरिट किया था, और साथ ही उन्होंने जो है लेकिन आगे नॉन वायलेंस या अहिंसा के रास्ते को फॉलो किया। अपने बाकी जीवन में अशोक जो थे वो बुद्धिज्म के सिद्धांतों का जो है पालन करते रहे और उसी को जो है फैलाने का प्रयास करते रहे, और सिर्फ अपने इस बड़े साम्राज्य में ही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरे देशों में भी बुद्धिस्ट के मिशंस को भेजा, बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार करने के लिए। अशोका जो थे उन्होंने कई सारे रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स बनवाए बुद्धिज्म के सिद्धांतों को, गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर्स का मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों पे या फिर मेटल के पिलर्स पर जो है अशोका के मैसेजेस जो थे वो लिखे जाते थे ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें पढ़ सके और उसके संदेश को प्राप्त कर सके। हम अशोका के शासनकाल की बात करेंगे, अशोका's रेन। तो अशोका का ये विश्वास था, या अशोका ये विश्वास करते थे
कि राजा को जो है अपनी प्रजा, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। ओके, ये सब्जेक्ट किताब वाला मतलब विषय वाला सब्जेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर राजा के सब्जेक्ट का मतलब हुआ राजा की प्रजा। तो राजा को जो है अपनी प्रजा का ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे कि एक पिता जो है वो अपने संतान का रखता है, जैसे कि एक पिता जो है अपने चिल्ड्रन का रखता है। तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने प्रजा का जो है कई तरीकों से ध्यान रखा, उनका टेक केयर किया, राइट। और उन्होंने जो है कई वेलफेयर एक्टिविटीज या फिर कह सकते हैं कि प्रजा की भलाई के काम जो है अपने शासनकाल में करवाए, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रोड का बनवाना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड्स, रोड के किनारे किनारे जो है पेड़ वगैरह लगवाना, कुएं खुदवाना, और साथ ही जो है यात्रियों के लिए रेस्ट हाउसेज की व्यवस्था करना, बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाना। अशोका का अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप था, और उन्होंने उनके पास अपने एनवॉयज भेजे थे। एनवॉय मतलब समझिए ना, दूत। तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, वहां पर बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जो है उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार जो है चोला और पांड्या किंगडम्स में भी किया, जो कि इंडियन पेनिनसुला के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड थे। ये देख रहे हैं, इधर चोलाज हो गए, पांड्याज हो गए। तो इन सभी पर अशोक या मौर्यंस को जो है डायरेक्ट कब्जा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इनके साथ इनका काफी दोस्ताना रिलेशन था, फ्रेंडली रिलेशन था। अशोका ने 40 इयर्स तक शासन किया। अशोका को जो है देवनाम प्रियदर्शी का टाइटल भी मिला था। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब हुआ कि वन ही हु इज लव्ड बाय गॉड्स एंड हु रिगार्ड्स एवरीवन एमिएबली, यानी कि वो जिसे कि भगवान का प्यार मिला हुआ है और जो सबको प्रेम पूर्वक जो है सबका आदर करता है। अब फाइनली, जैसे कि कई बड़े डायनेस्टीज के साथ हुआ, पहले भी और बाद में भी, मौर्यन एम्पायर का भी फॉल होता है। ग्रेट मौर्यन एम्पायर जो है वो अशोका की डेथ के बाद लंबे समय तक नहीं टिका। 185 बिफोर कॉमन एरा में जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है लास्ट मौर्यन किंग को मारा और मगध का रूलर बना, तो इसी के साथ जो है मौर्यन एम्पायर का या मौर्यन डायनेस्टी का अंत हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। चाणक्य ने हेल्प की थी चंद्रगुप्त की मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने में। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने मौर्यन एम्पायर को दक्षिण की तरफ बढ़ाया था। अशोका जो थे वो मौर्यन एम्पायर के सबसे महान शासक हुए, और अशोका जो थे वो वॉर ऑफ कलिंग के बाद जो है बुद्धिस्ट बन गए। सो वेल, दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। अब आप इन चैप्टर एंड एक्टिविटीज को करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।